तो चलिए लॉ और बीसीआर दोनों का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। पहले बीसीआर देख लेते हैं, उसके बाद लॉ पे आएंगे, ठीक है। और सारे प्रोविजंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे, और बीसीआर में फुल फ्लेज्ड डिस्कस करेंगे पूरा बीसीआर कैसे सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद बीसीआर। तो बीसीआर में आपको पता है कम्युनिकेशन पढ़ना रहता है, नोट मेकिंग, फॉर्मल लेटर, रेज्यूमे, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज, और एक आता है आपका ईमेल, बस और कुछ नहीं पढ़ना रहता। तो पहले स्टार्ट करते हैं बीसीआर। हाँ देखिए, बीसीआर के टॉपिक्स में बता दिया। सबसे पहला जो आता है वो होता है पैसेज वाला। मतलब अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ें बीसीआर का, नहीं भी पढ़ें, लेटर सपोज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा बीसीआर का, तो भी आप पैसेज वाला सेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऊपर एज यूजुअल जैसे 7-8 में पढ़ते थे, पैसेज गिवन रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखिए अब इस तरीके से पैसेज गिवन रहेगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे गिवन रहता है, जिसका आपको आंसर करना रहता है। सिंपल, जैसे इतना पूरा पैसेज हो गया और नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, और जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको आंसर करना रहता है। और कुछ कुछ इसी से एमसीक्यूज भी रहता है, जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला समझ गए, पैसेज सिंपल रहेगा, क्वेश्चन उससे पूछेगा और आपको ऊपर में ही फाइंड करना है और आंसर लिख देना है। एमसीक्यू भी पूछेगा तो जब आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा, और उसी से रिलेटेड साइनोनिम, एक्रोनिम कुछ भी पूछ सकता है, वो आप पूरा पैसेज पे है, तो ये इतना हार्ड नहीं होता। वहीं पे कम्युनिकेशन चैप्टर है, तो 12th में भी हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेशन, तो उसका देख लीजिएगा कि बैरियर क्या होता है, क्या क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लीजिएगा, नेटवर्क, ये सब। और क्या, डायगोनल कम्युनिकेशन, मतलब वही टाइप और विजुअल कम्युनिकेशन, ये सब देख लीजिएगा। उसका बैरियर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रामर की बात करें तो एक्टिव पैसिव आएगा, या फिर पैसिव से एक्टिव करने को, तो वो तो एमसीक्यू में नहीं आएगा, ये तो बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं। कौन कौन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आपके ग्रामर पे बेस्ड है। आपको बीसीआर नहीं भी पढ़े तो आप ग्रामर से एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना लेंगे अच्छे से। अगली चीज़ वोकेबुलरी, ये भी आपका वोकेबुलरी कितना मजबूत है ये बन जाएगा। इतना अगर नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-3 मार्क्स के आते हैं ये। अगला नोट मेकिंग, मेन नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग को आपको करना कैसे है? तो देखिए, नोट मेकिंग जब आप बना रहे हो उससे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या है, आपको इस तरह के पैराग्राफ दे देगा और आपको करना क्या रहता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि इसको जो है वो ब्रेक कीजिए आप। मतलब आप इसको नोट्स बनाइए, इसका हेडिंग यूज कीजिए, सब हेडिंग यूज कीजिए, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन रहेगा। एब्रीविएशन यूज कीजिए जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ रहा है, और एक टाइटल और एक समरी लिखिए। तो मतलब समझिए आपको करना क्या है। ये जो समरी है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये जो पैसेज है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो नोट मेकिंग में हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को, जो रिलेटेड पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे बात हो रहा है एटेक्स की, ठीक है, एजटेक्स की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड जितनी पॉइंट्स है वो एजटेक्स को टॉपिक के डालेंगे और उसमें सारे पॉइंट्स को लिख देंगे। फिर अगला पॉइंट होगा कि किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, जैसे कॉमन एरा, नेटिव पीपल के बारे में, मेक्सिको के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम मेक्सिको के बारे में फिर लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, और इससे जितने रिलेटेड चीज़ें हैं उसको नीचे इसमें लिख देंगे। मतलब समझिए, एक हेडिंग डालें, अब इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं उसको नीचे सब हेडिंग में डाल दिए। फिर अगले पॉइंट पे गए तो पता चला कि कोई और दूसरी बातें कर रहा है पैसेज, मतलब किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो उस टॉपिक को लिखेंगे और उसके सब हेडिंग्स, फिर उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें, अगर एक चीज़ है तो एक भी, नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये सारे जब हम कर रहे हैं तो उसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि आप सब हेडिंग और हेडिंग जब बनाएंगे तो आप एब्रीविएशन यूज करेंगे। मान लीजिए आपको डोमिनेटेड लिखना था तो आप डीएमटीडी भी लिख सकते हैं, डीएमटीडी लिख दीजिए और नीचे बता दीजिए कि देखिए भाई मैं डीएमटीडी जो लिखा हूँ इसका मतलब डोमिनेटेड है। समझ गए? बस इतना कुछ करना है। इतना कुछ करने के बाद आपको इसका एक टाइटल दे देना है और इसका समरी लिख देना है अपने लैंग्वेज में। सिंपल, और कुछ नहीं करना रहता। जैसे मैं बोला, देख लीजिए आंसर। नोट मेकिंग में पहले आपको एक हेडिंग दे देनी है कि हाँ मैं इस चीज़ पे बना रहा हूँ नोट मेकिंग, और जो जो कंटेंट्स हैं ऊपर उसी को तोड़ तोड़ के आपको जो है वो अलग अलग करके दिखाना होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग सिर्फ कर देना है। एक टॉपिक उठाए मेक्सिको के बारे में, जितना उसके बारे में रिलेटेड चीज़ें थी उसको सब हेडिंग में डाल दिया, और यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है सब हेडिंग जो यूज की है उसमें पूरा नाम नहीं लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला था कि सब हेडिंग यूज कीजिए, हेडिंग भी यूज कीजिए, जैसे ये हेडिंग यूज किया और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें थी नीचे लिखते जा रहा हूँ। अब जो लिखते जा रहा हूँ वो सारी चीज़ों में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना था, मतलब एब्रीविएशन। तो यहाँ पे देखिए CNTRL लिखा है, मतलब ये कंट्रोल का CNTRL लिखा है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर से समझिए, नोट मेकिंग में कुछ नहीं करना, जैसा पैराग्राफ दिया है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होगा, तो एक चीज़ों से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं उसको एक हेड्स में डालिए आप। जैसे एजटेक्स के बारे में पढ़ रहे थे ऊपर पैसेज में, तीसरे रिलेटेड 3-4 टॉपिक्स है, तो उन सब तीनों चारों टॉपिक्स को हम नीचे डाल दिए। 2 टॉपिक मिले तो 2 ही डालेंगे, 3 मिले तो 3, जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सबको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे कि कंट्रोल है वहाँ पे तो हम CNTRL यूज कर लिए, मतलब सारे में जरूरी नहीं है लेकिन कुछ कुछ में। मंथ्स को आप MNTNS लिख सकते हैं, मिनट्स को आप ऐसे लिख सकते थे,
और क्या यहाँ पे फर्स्ट को FRST और लास्ट में बता देना है कि हाँ ये सब हम यूज किए हैं ऊपर। और ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, समरी उसका उठाइए, बनाइए खुद से और एक टाइटल दे दीजिए और आपका नोट मेकिंग भी खत्म। नोट मेकिंग मतलब सिंपली आप पैराग्राफ उठाइए, उसमें 3-4 टॉपिक्स डिस्कस होगा, उन 3-4 टॉपिक्स को अलग अलग कीजिए और हर टॉपिक से रिलेटेड जो जो बातें कही गई है उनके सब हेड में डालते जाइए। एक टॉपिक लिखिए 1 और उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं उसमें डाल दिए और सब शॉर्ट फॉर्म में डालें, मतलब एब्रीविएशन यूज करके। फिर दूसरा पॉइंट वहाँ पे पता चलेगा कि अब जो है पॉइंट चेंज हो गया, अब किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो दूसरी पॉइंट उठाएंगे और उसको हेड में डालेंगे और फिर उससे रिलेटेड सारी बातें सब हेड्स में। एक भी अगर सब हेड्स मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लास्ट में समरी लिखेंगे उसी का, जो ऊपर पूरा पैराग्राफ है, और एक टाइटल दे देंगे और ये आपका खत्म हो जाता है नोट मेकिंग। एक बार फिर से सुनिए, इसमें कुछ नहीं करना, नोट मेकिंग में सब कुछ ब्रेक कर देना है अलग अलग, जो भी ऊपर पैराग्राफ गिवन है उसको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और सारे पार्ट्स के सब पार्ट्स को उसके पार्ट्स में लिख दीजिए एब्रीविएशन यूज करके। और लास्ट में क्या कीजिए, आप उसका समरी प्रिपेयर कर दीजिए और एक टाइटल दे दीजिए, कहानी यही पे ख़त्म हो जाती है आपकी। नेक्स्ट प्रिसाइज। प्रिसाइज में कुछ नहीं करना, जो ऊपर एक पैराग्राफ आपको इस तरीके का गिवन रहेगा। अब इस पैराग्राफ में आपको करना क्या है, मतलब BCR पैराग्राफ पे ही मेन है, समझिए। तो इस पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, इसमें प्रिसाइज लिखना है। प्रिसाइज का मतलब समझिए, ये सारी लाइन्स आप पढ़ते जाइए और जो जो समझ में आ रहा है वो इसी के लैंग्वेज में, कुछ भी अपना लैंग्वेज नहीं यूज कीजिएगा। जैसे वो समरी में आप यूज करते थे, प्रिसाइज में आप यूज नहीं करेंगे, उसी लैंग्वेज में आप लिख दीजिए नीचे और एक टाइटल दे दीजिए, बस यही है। ध्यान रखिएगा, इसका जो कंटेंट होना चाहिए वो 1/3 होना चाहिए। पैराग्राफ जितना है, मान लीजिए पैराग्राफ ये 20 लाइन का है, तो लगभग जो है वो 4 लाइन्स में इसका समरी हो जाने चाहिए। और समरी कैसा, खुद से नहीं, 1/3 करके, और जिस लैंग्वेज में लिखा है ना, सेम मैनर में, सेम मैसेज के साथ इसको प्रेजेंट कर देना। मतलब जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही मतलब के साथ उसको शॉर्ट कर देंगे, 1/3 कर देंगे मेन कंटेंट का और टाइटल डालकर लिख देंगे, बस कहानी खत्म। ऊपर वाले में शॉर्ट कर रहे थे तो उसमें शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कीजिएगा, पूरा पैराग्राफ ही लिखना है, अलग अलग यहाँ पे हेड्स नहीं करना। पूरा उठाइए, पूरा लिखिए और अपना उसका एक मीनिंग क्लियर होनी चाहिए, जैसा वो क्वेश्चन में गिवन है पैराग्राफ वैसे पैराग्राफ ही रहेगा और 1/3 रहेगा मेन कंटेंट्स का, यानी कि यहाँ पे आपको छोटा करना है और टाइटल दे देना है, कहानी खत्म। जैसे ऊपर पूरा ग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक, तो जैसे जैसे 3-4 लाइन पढ़ेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी, तो उस चीज़ को उसी वे में लिख दीजिए। ये देखिए इतना छोटा कर दिया है, उसी वे में लिखा है, कुछ भी अपने तरीके से यहाँ पे अपना व्यू नहीं दीजिएगा। जो जो क्वेश्चन में कंटेंट्स है उसी कंटेंट्स को उठाइए, 1-2 लाइन छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली पॉइंट्स आती है रिपोर्ट की। कोई बात नहीं। अगला क्या, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में हम क्या बनाते हैं, पहले ये सुनिए। जब राइटर जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे या जो भी, वहाँ पे तो क्वेश्चन में ये सब लिखा नहीं रहेगा, वहाँ पे सिंपल रहेगा कि किसी भी चीज़ पे आप जो है वो रिपोर्ट लिखिए। तो मान लीजिए अगर आप रिपोर्ट न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक, यही रिपोर्ट लिखते हैं हम, वहाँ पे यही 2 टॉपिक रहेगा, न्यूज़पेपर या मैगजीन ऐसे। तो आप जब लिख रहे हो न्यूज़पेपर या मैगजीन पे, तो टाइटल डालिए, अपना एड्रेस डालिए, अपना प्लेस डालिए अगर वहाँ पे गिवन हो क्वेश्चन में तो, और पूरा जिस बेसिस पे आपको रिपोर्ट लिखना है उस पर लिख दीजिए। समझ रहे हैं? स्टेप सुनिए, पहले हेडिंग, फिर जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम, फिर आप अपना नाम। ये हेडिंग क्या, हेडिंग मतलब ऊपर जिस जो टॉपिक है रिपोर्ट का, और डेट, सब्जेक्ट, और फिर इंट्रो और सारे डिटेल्स यहाँ पे लिख दीजिए। और जो जो आप उसमें स्टेप्स ले रहे हैं, सजेशन देना चाहते हैं, ये लिख दीजिए। रिपोर्ट का मतलब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं अपना डिटेल डालूंगा, फिर सामने वाले का डिटेल, उसमें डेट, सब्जेक्ट सब कुछ, और रिपोर्ट कर दूंगा। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट लिखना था, तो रिपोर्ट लिखना था तो क्या किया, रिपोर्ट लिखना था न्यूज़पेपर का, तो न्यूज़पेपर का क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, उठाइए, टाइटल डालिए, क्या बोला, आप अपना लिखिए कि हाँ मैं हूँ, मेरा प्लेस ये है। और क्योंकि आप न्यूज़पेपर लिख रहे हैं तो देखिए, सोचिए अगर आप किसी को पर्सनली भेज रहे होते तो वहाँ पे तो लिखेंगे कि हाँ सामने वाले को भेज रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं तो किसको टारगेट करें, पूरी पब्लिक को, तो पूरी पब्लिक को तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं तो चुपचाप अपना टाइटल डालिए, प्लेस डालिए, अपने बारे में बताइए और सारा डिटेल लिख दीजिए, पूरा कंटेंट्स, और ये हो जाता है ख़त्म। ये हो गया रिपोर्ट कैसा, अब न्यूज़पेपर का, ठीक, मतलब अब न्यूज़पेपर वाले, आप न्यूज़पेपर में आपको रिपोर्ट देना, तो कोई पब्लिक तो टारगेटेड है नहीं कि किसको लिख रहे हैं, तो अपना एड्रेस डालिए, अपना प्लेस डालिए और पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही अगर कोई फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे हो, मान लीजिए आप मैनेजर हो और आपने सब मैनेजर या फिर अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो रिपोर्ट, तो उसके लिए आप, क्योंकि आप हेड हैं तो अपना डिटेल डालेंगे, फिर जो सामने वाला है उसका डिटेल डालेंगे, यानी कि टू, सामने वाला कौन है, फ्रॉम, आप अपना डिटेल, सब्जेक्ट डाल देंगे कि किस सब्जेक्ट में मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, और सारे कंटेंट्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक, और फिर लास्ट में आप समराइज कर देंगे कि देखो भाई मैं इस चीज़ के लिए आपको रिपोर्ट कर रहा था, बस खत्म। रिपोर्टिंग समझ गए। एक होता है न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में लार्ज पब्लिक हो, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाइड नहीं करना है कि किसको हम रिपोर्ट करें, तो सीधा आप अपना टाइटल डालिए, अपना प्लेस डालिए और लिख दीजिए रिपोर्ट।
और अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो किसी एम्प्लॉय को तो अपना पोजीशन तो बताओगे ही कि हाँ मैं ये हूँ, साथ में आप ये भी बताइए कि मैं आप किस प्रकार के एम्प्लॉय को आप टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इस प्रकार के एम्प्लॉय को आप चाहते हैं, और सारे डिटेल लिख दीजिए कि भाई देखो इस चीज़ के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ, इतना मटेरियल की ज़रूरत है, इतना यूटिलाइजेशन अच्छे से करना, इतने टाइम पे ये कंप्लीट कर देना, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट आता है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में क्या है कि आसान तो है लिखना, इसमें क्या है ऊपर आपको हेडिंग डालना है और पूरा कंटेंट लिख देना है। मेन चीज़ है इसमें पूरा फैक्चुअल चीज़ ही लिखना है, मतलब पूरा फैक्चुअल चीज़। अब मान लीजिए आपसे कुछ इंटरनेट के बारे में पूछ रहा हो तो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप लिखे, तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही कोई पैराग्राफ की तरह लिखते जा रहे हो, नहीं लिखना, लेकिन एक फैक्चुअल उसमें दिखनी चाहिए। जैसे कुछ डेट के बारे में मेंशन कर दीजिए, कोई टाइम मेंशन कर दीजिए, कुछ ऐसे पर्सनालिटी को मेंशन कर दीजिए जिसने इंटरनेट में इंटरनेट की दुनिया में अच्छा मुकाम हासिल किया हो या इसको स्टार्ट किया हो। तो ये सब में फैक्चुअल चीज़ें, मतलब ऐसे कर सकते हैं कि जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी उसके साथ हो चुका है एक्चुअल में, मतलब फैक्ट की चीज़ें उसमें डालना है। ठीक, फैक्चुअल चीज़ें टाइटल डालना है और सब चीज़ फैक्चुअल आपको लिख देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इस पर प्रॉब्लम्स, उसका इफेक्ट, उसका सब कुछ, जैसे इंटरनेट के बारे में था तो वो सब कुछ लिख दिए हैं। इंटरनेट इज द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन ह्यूमन लाइफ दीज डेज। अब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जाते हैं कि क्या क्या हुआ है, पेरेंट्स को कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करा, कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल भी है, कैसे नहीं है, तो सब चीज़ आप आर्टिकल में डाल सकते हैं। कहानी खत्म। अब सुनिए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो कि बिजनेस रिलेटेड या फिर इंक्वायरी, कंप्लेन, ये सब के लिए पूछेगा आपसे। वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आप इंक्वायरी के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, या किसी कंप्लेंट के लिए कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आप अपना एड्रेस डालिए, जैसे ऊपर था, आप अपना एड्रेस डालिए, आप जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालिए, सैल्यूटेशन लगाइए कि सर या मैम या जो भी, सब्जेक्ट लिखिए कि किस सब्जेक्ट के बेस में आप ये लिख रहे हैं, फिर पूरा कंटेंट डालकर अपना कंक्लूजन दे दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए यूर ट्रूली यस इन श्योरली। ये होता है फॉर्मल लेटर। एज यूजुअल जैसे आप लेटर लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लास्ट में फिर लिख देना अपना डेस्टिनेशन जो भी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए स्टेशनरी सप्लाई के लिए लिखा गया है, ठीक, तो कुछ नहीं किया, जिसको लिखना था उसका एड्रेस डाला, अपना एड्रेस डाला, फिर डेट डाल दिया और सब्जेक्ट डाल दिया, मतलब अपना एड्रेस फिर डेट फिर सब्जेक्ट कि किस बेसिस पे मतलब मान लीजिए सप्लायर को वो लिख रहा है ऑर्डर करने के लिए, तो ये लिख दिया कि हाँ डिले हो रहा है सप्लाई में, इसलिए वो लेटर लिख रहा है। फिर लिख दिया डियर सर, और सारा कंटेंट वो लिख दिया कि मुझे जो है सप्लाई इतने दिन में चाहिए, आप थोड़ा सा डिले कर दिए, थोड़ा सा पीरियड में टाइम अलाउ करूँगा, जो भी लिखना है, और फिर अपना पोजीशन बता दिया और कहानी खत्म। मतलब एक नॉर्मल लेटर की तरह फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल मेल्स कैसे लिखते हैं वो देखिए। फॉर्मल मेल्स जैसे आप मेल खोलेंगे आप अपने फ़ोन में, तो वहाँ पे पता चलेगा टू रहता है, फिर रहता है सी, फिर रहता है BCC, बस। फिर मेन जो हमको लिखना होता है वो रहता है सब्जेक्ट। आप भेज किसको रहे हैं वो वाला आप मेंशन कर दिए, CC और BCC ये तो ऑलरेडी आपका मेंशन रहता है। आपको सब्जेक्ट लिख देना है सर डियर जो भी, और बॉडी कंटेंट्स डाल के खत्म कर देनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आप किशोर कनिका जो भी है और आप लिख रहे हैं, तो टू और BCC तो ऑलरेडी रिटर्न रहता है। तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लिख दीजिए कि किस रिगार्डिंग में मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, मतलब मेल कर रहा हूँ, और पूरी चीज़ें लिख दीजिए। जैसे सब्जेक्ट के बाद डाल दिए ऊपर सब्जेक्ट, स्टार्ट किए सब्जेक्ट से, क्यों, क्योंकि ये टू और CC और BCC ऑलरेडी वहाँ पे मेंशनड हो जाता है जैसे आप इंटर करते हैं। तो वो सब इंटर करने के बाद आप स्टार्ट कैसे करेंगे, डियर इम्प्लॉयज़ ग्रीटिंग, क्योंकि इम्प्लॉयज़ को आप लिख रहे हो, पूरी चीज़ें लिख दीजिए मेल में जैसे आप लिख रहे हैं फॉर्मल लेटर में वैसे, और लास्ट में अपना पोजीशन, और ये हो जाता है मेल भी खत्म। मतलब फॉर्मल लेटर की तरह भी मेल भी होता है। अब रेज्यूमे देखिए, रेज्यूमे और कवर लेटर। कवर लेटर तो होता है जो कि आपके जैसे आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो, तो आप किसी मान लो कंपनी में आप जा रहे हो, तो अपनी चीज़ों के बारे में बताना कि हाँ मैं ये हूँ, मैं आपके कंपनी में आना चाहता हूँ, तो सिंपली एक रिक्वेस्ट लेटर, कवर लेटर हो गया। रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे भी लिखना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने सारे डिटेल बताते हैं, मैं पढ़ा लिखा कितना हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस क्या है, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग यू कैन राइट इन रेज्यूमे। मतलब मान लीजिए आप कंपनी में जा रहे हो तो आपको जो दो चीज़ें लिखनी है, एक तो लेटर, मतलब उनसे एक्सेप्टेंस का कि मुझे आपसे एक्सेप्टेंस चाहिए, आप मुझे अपने कंपनी में काम दोगे या नहीं, तो वो तो हो गया आपका कवर लेटर, ये लिखते हैं। दूसरा लिखते हैं रेज्यूमे, ये दोनों एक ही साथ आएगा क्वेश्चन में कि रेज्यूमे और कवर लेटर। और रेज्यूमे अपना जितना डिस्क्रिप्शन है अपने बारे में वो सब कुछ को दिखाना। जैसे देखिए कवर लेटर लिख रहे हो तो जैसे फॉर्मल लेटर लिखते हो वैसे सेंडर का एड्रेस डालना, मतलब अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर किसको आप भेज रहे हो, किस कंपनी को, फिर सब्जेक्ट सर को भेज रहे हो या मैम को, पूरा डिटेल दे देना, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अपने बारे में हर चीज़, कैसे आप काम करते हो, और फिर अपना डिस्क्लोज कर देना। ये तो फॉर्मल लेटर की तरह हो गया। रेज्यूमे जब आप लिखोगे ना तो अपना पूरा पर्सनल क्वालिफिकेशन, डिटेल्स, पर्सनल फ़ोन नंबर, मेल्स, फैमिली बैकग्राउंड, हर चीज़, एलिजिबिलिटी, सब चीज़ वहाँ पे दिखा देना। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था ऐसा कि एक रेज्यूमे ड्रॉ करना है कि आप कौन है, फॉर ए फ्रेशर विद अ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स अप्लाइंग फॉर ए जॉब, ये फिनांस में जॉब चाहता है और इसे लिखना था रेज्यूमे। तो क्या किया वो, पहले तो वो अपना सब कुछ एड्रेस डाला कि मैं कौन हूँ, मेरा फ़ोन क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ डाल दिया। ये रेज्यूमे लिख रहा है, देख लीजिए, पहले रेज्यूमे लिखा फिर कवर लेटर भी लिखेगा। तो जब रेज्यूमे लिखा तो उसने डिटेल क्या डाला कि मैं 12th कहाँ से पढ़ा हूँ, कितना मेरा मार्क्स आया, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा है,
ट्वेल्थ कहाँ से पढ़ा, 10th कहाँ से किया, बीकॉम कहाँ से किया, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दिया। मैं स्कूल में कैसा था, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया हूँ, मेरे हॉबीज इंटरेस्ट, मतलब एवरीथिंग जो आप लिख सकते हैं ना वो रिज्यूमे में आप लिख सकते हैं बस। और फिर कवर लेटर, तो कवर लेटर जैसे ऊपर लेटर लिख रहे थे वैसे ही लेटर लिख देंगे कि मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, बस मतलब एक फॉर्मल लेटर लिख देना और ये वाला, बस कहानी खत्म हो जाती है। फिर बात आती है मीटिंग की, जो रेयरली ही पूछता है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है समझ लीजिए, कोई भी अगर मीटिंग होता है बिजनेस में, यहाँ पे डायरेक्टली आपको मीटिंग करने के लिए बोल देगा। तो आप ये सोचिए मीटिंग होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है और बहुत सारे लोग वहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हैं और उन सबका सोल्यूशन होता है, सबको टाइम दिया जाता है कि हाँ पहले ये पूछेगा, पहले वो पूछेगा, कंक्लूजन आता है। तो इसी चीज़ को आपको डिस्क्लोज कर देना है मीटिंग में। मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होता है वो क्या कहता है कि ये सारी आइटम्स को जो भी डिसीजन लिया गया है या जिसको जो पावर था, जिसको जो टाइम आप दे रखे थे बोलने का, उन सबको दिखाइए। मतलब सिंपली आप मेंशन मतलब नीचे लिख दीजिए, बस वही है। तो फॉर्मल लेटर हेल्ड होता है और बहुत सारे इंडिविजुअल इसमें डिबेट करते हैं। आप तो इतना समझ रहे हैं जैसे मीटिंग में होता है वही है। जैसे इस क्वेश्चन में था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको बनाना था बिजनेस के लिए जो कि फॉरेन क्लाइंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं। तो सिंपली देखिए, मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, आप अपना हिंट दे दीजिए एजेंडा का या जो भी मिनट्स है, और क्वेश्चन में जैसे बोला है उससे आप किसी को भी AX, Y, ABC ऐसे कुछ नाम दे दीजिए और लिख दीजिए कि मीटिंग जो है भाई साहब इस डेट को स्टार्ट होगा, ऑपरेशन मैनेजर ये हैं, सेक्रेटरी ये हैं और HR मैनेजर ये हैं। A जो है वो इतने टाइम तक बोलेंगे मीटिंग में, B जो है इतने टाइम के लिए बोलेंगे और इस टॉपिक पे बोलेंगे, C जो है इस टॉपिक पे बोलेंगे, इतने टाइम तक बोलेंगे। सब कुछ मतलब टोटल जैसे बिजनेस में होता है वो सारी चीज़ें लिख दीजिए। मीटिंग के बारे में कौन कौन सा डिसीजन लिया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि आप डिसीजन के बारे में भी लिखें, नहीं, सिर्फ ये लिख दीजिए कि कौन कौन से पार्टी क्या करेगी और ये पार्टी का नाम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर देना है और ये हो जाता है यहाँ पे खत्म। बस लिख देना कि हाँ ये हम डिस्कस किए, इतना इतना हमारा आउटकम आया और बस इतना है। तो BCR पूरा हो चुका है। अब सिंपली आते हैं लॉ पे। अगर ये पूरा फॉर्मेट आप देख चुके हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। से मैच नहीं हुआ तो मार्क्स मिलेंगे, हाँ मिल जाएगा। सजेस्टेड आंसर से क्या लेना देना भाई, ये तो अब BCR है ना, तो आपका जम्पशन है। अब अलग तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बस फॉर्मेट होनी चाहिए और कुछ नहीं। कंटेंट्स मायने नहीं रखता, कंटेंट्स तभी मायने रखेगा जिस मायने में पूछा उस मायने में आप लिखे हो। तो फिर ज़रूरत नहीं है कि सजेस्टेड आंसर सेम टू सेम लिखे हैं, ठीक है। तो आप BCR का हो गया पूरा, समझा दिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा BCR। बस इतना ध्यान रखिए कि जो ग्रामर का पोर्शन है वो आप पे डिपेंड करता है और वो उतना हार्ड नहीं पूछेगा, उसमें भी बन ही जाएगा मैं मानता हूँ। अगर नहीं भी बना तो 3-4 अगर छूट भी जाता है तो डोंट थिंक उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। खैर BCR हो गया। अब लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देख लीजिए आप। कौन कौन से हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला, जिसमें क्या कहता है कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो केस नहीं कर सकता अगर दो लोगों के बीच में कुछ दिक्कत है तो, या तो कॉन्ट्रैक्ट है तो, मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो थर्ड पार्टी कुछ भी उसमें इंटरप्शन नहीं डाल सकता। लेकिन इसके एक्सेप्शंस थे क्या? मैरिज प्रपोजल, फैमिली सेटलमेंट, ये सब जो केसेस थे उसमें थर्ड पार्टी भी आ सकती थी। तो ये वाला आप याद रखिएगा कि ये लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन था। वैलिड एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स थे जिसमें कंसिडरेशन तो नहीं है फिर भी वैलिड होते थे। मतलब क्वेश्चन में बोल सकता है कि एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड इफ देर इज नो कंसिडरेशन, एक्सप्लेन। तो उसको आपको एक्सेप्शन दे देना है कि नहीं इसके एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शन है? आप देखोगे चैरिटी, बेलमेंट, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए पे करते थे, सारी चीज़ें क्या होती है? कंसिडरेशन तो प्रेजेंटली नहीं होती है, लेकिन कंसिडरेशन तो प्रेजेंटली नहीं होते, लेकिन फिर भी ये वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ये टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। चिन्हैया वैसेस रमैया वाला आप जानते हैं कि अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में कोई साइन कर रहा हूँ तो मैं उसमें कंसिडरेशन के लिए थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे इसमें आप पढ़े होंगे कि एक डॉक्टर को वो अपना प्रॉपर्टी दे रहा था और एक कंडीशन डाला था कि मेरे सन को भी या कोई थर्ड पार्टी को उसको भी पेमेंट दे देना या फिर कुछ लैंड के पार्ट उसको दे देना, बाद में वो नहीं पे करेगी, नहीं आज मेरा और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो हम दोनों समझेंगे, तो नहीं, कंसिडरेशन जो थर्ड पार्टी को भी मूव हो सकता है। कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो था, इसमें क्या था केस लो कि आप जब जनरल ऑफर देते हैं तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एडवर्टीजमेंट कर दी आपकी ये चीज़ें मेरी कंपनी चाहती है और अगर वो चीज़ें एक्चुअली में सामने वाला के पास गया एडवर्टीजमेंट वो देखा तो आपसे वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। आपने एडवर्टीजमेंट वो पब्लिश कर दिया है, मतलब सामने वाला पढ़ भी लिया तो आप ये नहीं कहेंगे कि तू पढ़ लिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने जनरल ऑफर दे रखा है। एडवर्टीजमेंट जनरल ऑफर होता है। माइनर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, देखिए माइनर जब पार्टिसिपेट करता है ना तो वो किसी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है शुरू से ही एब एनिशियो। तो उसमें क्या है, माइनर आएगा, आपने उसको कुछ अमाउंट प्रोवाइड कर रखे हैं, बाद में आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप केस करेंगे तो आप बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। लॉ भी ऐसा कहेगा कि देखिए कोई भी जो माइनर होता है उसके साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन अगर आपने उससे नेसेसिटी कोई सप्लाई किया, नेसेसिटी इन सेंस अगर उसको एजुकेशन के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो नेसेसरी था उसका,
तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं उससे अमाउंट। लेकिन अगर उसके पास एसेट्स है तो, अगर उसका एसेट्स उसके पास नहीं है तो आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। अगर आपने उसको नेसेसिटी 10 लाख का प्रोवाइड कर रखा है, उसके पास 2 लाख का एसेट्स है, तो 2 लाख ही आप ले सकते हैं नेसेसिटी के केस में, बाकी में नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम देखे थे रियल अपेरेंट अथॉरिटी, और क्या था, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, और था एक कोई माइंड से अनकॉन्शियस होता था। ये सारे केसेस जिसमें क्या था कि एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पे होती है। जैसे मान लीजिए कि अब टीचर है, तो टीचर स्टूडेंट को बोले कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मैं तुमको ज़्यादा मार्क्स दूंगा, तुम मुझको 20,000 रुपये दे दो। तो ये क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सामने वाला पोजीशन दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस। इसमें एक पार्टी के बिहाफ पे एक पार्टी जो है इसको वाइडेबल डिक्लेयर, वाइडेबल होता है एक पार्टी के। कौन सा पार्टी, जो डिसीविंग पार्टी है। मतलब मान लीजिए कि अगर टीचर डोमिनेट करना चाहता है स्टूडेंट को और कुछ गलती से साइन करवाता है, तो इसमें जो स्टूडेंट है उसके पास चांस है, उसके लिए ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस था, जिसमें अनकॉन्शियसनेस, बार्गेनिंग, पता नहीं क्या क्या था, और रियल अपेरेंट होती, जैसे में डॉक्टर और पेशेंट वाला। उसमें क्या, डॉक्टर ज़बरदस्ती बोले कि ये 3 लाख का ही दवा है, तो ये तो फोर्स कर रहा है सामने वाले को कि तू 3 लाख दो, हो सकता है वो दवा कम का हो। तो ऐसे ऐसे केसेस में जो है सामने वाली पार्टी जो मरीज है, मान लीजिए कि डिसीविंग पार्टी मरीज हुई, तो वो केस करेगा और कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट नहीं भी दे सकता है डॉक्टर को, यानी कि डोमिनेंट पार्टी को। कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, अगर मैंने एजेंट रखा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मैं खुद कर सकता हूँ, थर्ड पार्टी रख सकता हूँ, और क्या रख सकता हूँ, मैं कोई वेब कर सकता हूँ किसी थर्ड पार्टी को, और क्या, और कोई अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हो। तो बहुत चीज़ है जिससे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है। और सुनिए, सर्कमस्टांसेस वेयर साइलेंस टर्न्स इनटू फ्रॉड। तो देखिए, सर्कमस्टांसेस जहाँ पे साइलेंस जो है वो फ्रॉड हो जाता है, अगर वहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक है और आप नहीं बोल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रॉड माना जाएगा। जैसे आपका डॉटर है और आपके पास गुड्स जो है वो कोई डेंजरस गुड्स है, तो आपको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए अपने डॉटर को, देखो ये गलत चीज़ है। मान लीजिए आपसे आप कोई बाहर सामान खरीदने आया और आपके पास वो गुड्स आपके पास है ही नहीं, या फिर ख़राब गुड है, तो आपको बता देनी चाहिए कि देखो भाई ये गुड्स ख़राब है, अगर वो पूछ रहा है आपसे, तो ये सब ड्यूटी टू स्पीक है। और कुछ कुछ होता है साइलेंस नॉट टर्न इनटू फ्रॉड, कि साइलेंस जो है वो टर्न फ्रॉड नहीं माना जाता। कब, जब ड्यूटी टू स्पीक है ही नहीं, तो वो नहीं बोलेगा। जैसे कि सामने वाला बायर कुछ पूछ ही नहीं रहा हो, तो क्या जरूरत है बताने की, कोई आउटसाइडर हो तो उसको क्या जरूरत है बताने की, नहीं। तो जहाँ पे बताने की जरूरत होती है वहाँ पे होता है कोई आपका सन है या आपके डॉटर है, या अगर बायर आपसे पूछ रहा है कुछ गुड्स के बारे में, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो कंडीशन जहाँ डिस्क्लोज करने की हो वहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होती है। तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स होती है, हम लोग देखे थे। अगर मैरिज को स्टॉप करने के लिए आप कुछ एग्रीमेंट किए हैं तो वो हो जाएगा पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। अगर कोई ट्रेडिंग विद इन नेमी कर रहे हैं तो वही पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। जो भी लीगल चीज़ें हैं वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होती हैं। एक्सेप्शंस इन एग्रीमेंट क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ एग्रीमेंट इन रेजिडेंट ऑफ ट्रेड। मान लीजिए मैंने गुडविल सेल किया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि सामने वाले ने अपना गुडविल सेल किया और ये कंडीशन डाल दिया तुम 20 साल तक तुम सेम बिजनेस कैरी मत करना पूरे भारत में। तो देखिए, अगर आप गुडविल सेल किए तो सामने वाले को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि एग्रीमेंट इन रेजिडेंट ऑफ ट्रेड वैलिड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, रीजनेबल होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल तक तुम बिजनेस ही मत करना, या भारत में तुम बिजनेस ही नहीं करना। तो ये सब क्या हो गया, अनरीजनेबल क्लेम, उसमें अनरीजनेबल कंडीशन नहीं डाल सकते, तो ये उसका एक्सेप्शन हो जाता है। अब सुनिए, लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स। ज्वाइंट प्रोमिसर्स का लाइबिलिटी क्या है, अगर सभी ज्वाइंट प्रोमिसर्स अगर किसी को प्रॉमिस कर रखे हैं, तो वन और ऑल, मतलब समझिए एक या सारा पेमेंट कर सकता है। मान लीजिए 3 हम पार्टनर्स हैं, तीनों हम लोग ज्वाइंटली किसी को प्रॉमिस किए हैं कि 10 लाख रुपए तुम दे दो, बाद में हम रिटर्न कर देंगे। और अगर कोई 3 पार्टनर में अगर 2 पार्टनर नहीं भी दे रहा है, तो ये मैं उसको दूंगा, ये मेरी लाइबिलिटी है। मतलब सभी जो है इंडिविजुअली और टुगेदर लाइबल होते हैं सामने वाले को पे करने को। मान लीजिए मैंने पे कर दिया, तो बाद में मैं क्या बाकी पार्टनर से, बाकी जो मेरे प्रोमिसर्स हैं जो ज्वाइंटली दिए थे, उनसे रिकवर कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऐसा है, मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको फुलफिल करना है, परफॉर्म करना है और डेट भी आ गया, अब परफॉर्मेंस जब आप दे रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल हो जा रहा है। मतलब मान लीजिए मैं, अब बायर है, आपने मुझको पैसे दे रखा है कि 10 तारीख को सामान भिजवा देना, मैं सामान आपको भिजवा रहा था ट्रक से और बीच में रोड ही खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो ये क्या हो गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मैं आपको सामान भिजवा रहा था, अब मर गया, तो ये क्या हो गया, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो ऐसे ऐसे केसेस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, तो वो क्या होता है, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अगला देखिए, डैमेजेस क्लेम्ड बाय बायर एंड सेलर। तो कौन कौन से डैमेजेस बायर क्लेम कर सकता है, कौन कौन डैमेजेस सेलर क्लेम कर सकता है? तो सुनिए, सबसे पहली चीज़ जो बायर की बात करें, बायर स्यू कर सकता है अगर सेलर ने उसको अप्रोप्रिएट गुड्स नहीं प्रोवाइड किया। तो अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करना था और सेलर ने नहीं किया तो उसके लिए वो कर सकता है। या फिर कोई डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कर दिया तो उसके लिए भी बायर जो है वो केस कर सकता है। या फिर विंडिकेटिव डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कोई स्पेशल डैमेजेस अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो सेलर के साथ किया था तो वो क्लेम कर सकता है। सेलर भी ऐसा ही कर सकता है, शूट फॉर इंटरेस्ट कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए वो केस कर सकता है। और क्या कर सकता है, अगर बायर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसके लिए भी केस कर देगा, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए। अगर बायर पे नहीं कर रहा तो पेमेंट के लिए भी वो केस कर सकता है।
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई दो पार्टी विजिबल नहीं होते हैं, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन सेंस कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक दो लोगों के बीच में फिजिकली या फिर एक्सप्रेसली साइंड नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ एस्टैब्लिश की है दो अननोन पीपल के बीच में, तो उसे कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए मुझे कोई गिरा हुआ गुड्स मिल गया, ठीक है। अब मैं जैसे गुड्स को उठाया तो मेरा और जिसका वो खोया हुआ गुड्स है, हम दोनों के बीच में ऑलरेडी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। वो ये कहता है कि मुझे वो गुड्स रियल ओनर के पास पहुंचा देनी चाहिए, जिसके उसको पहुंचा देनी चाहिए। ये हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। कॉन्ट्रैक्ट तो हमने साइन नहीं किया, लेकिन लॉ कहता है कि देखो भाई तुमको मिला था ना, तुमको उसको दे देना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट तो भले ही साइन नहीं था देने का, लेकिन तुमको दे देना चाहिए। और केसेस, मान लीजिए अगर आप सामान खरीदने गए और 10,000 का आप सामान खरीदे और सामने वाले ने आपसे गलती से 20,000 का सामान सप्लाई कर दिया, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आप, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसको जो एक्स्ट्रा आप रिसीव कर लिए हैं उसके लिए भी पे करें या फिर उसको बेचारे को रिटर्न कर दें। वैसा ही केसेस है, अगर आपसे ज़्यादा पैसे ले लिया सेलर, तो ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पे कर दे। सब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है, मतलब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ एस्टैब्लिश करता है। कंडीशन को कब कब आप वारंटी मानेंगे? तो देखिए, कंडीशन को वारंटी, पहले कंडीशन वारंटी का मतलब समझिए। कंडीशन क्या होता है? मान लीजिए कोई गुड्स आप खरीदने गए, तो उसका जो मेन पर्पस है उस गुड्स के खरीदने का, उसको कहते हैं कंडीशन। आप फोन खरीदने गए तो उसका डिस्प्ले का काम करना, ये हो गया कंडीशन। वो काम ही नहीं करेगा तो आप फोन खरीदते क्यों? अगर वो खराब है तो फिर नहीं खरीदते। कंडीशन। वारंटी, फोन का कवर आपके लिए वारंटी है। क्यों? क्योंकि अगर वो टूट भी जाए तो आपका फोन चलेगा, आप खरीदे हो उसको चलाने के लिए। तो वारंटी में आप क्या कर सकते हैं? डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर सकते हैं। अब डिस्प्ले ही अच्छा से काम नहीं करेगा तो आप फोन रिटर्न कर दीजिए, भाई आपका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा, आपका कंडीशन जो मेन पर्पस के लिए मैं खरीदा वही काम नहीं कर रहा। तो कंडीशन अगर ब्रीच होता है तो वो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वारंटी अगर ब्रीच होता है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि देखो भाई तुमने खराब दिया था, इसको या तो रिटर्न करो या फिर कुछ पैसे लाओ, ठीक। अब देखिए, कब कंडीशन को वारंटी मान लेंगे? मान लीजिए मेन चीज़ ही मैं लिया और वही ठीक नहीं था, फिर भी उसको मान रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, वारंटी ही है। मान लीजिए आपने कुछ अनसेपरेबल गुड्स खरीदे सामने वाले से और उसको आप यूज कर रहे हो, खा रहे हो, कुछ खाने की चीज़ लाए। अब उसको जाकर ये कह सकते हो कि भाई मैंने तो कुछ और चीज़ें मंगवाई थी, तो कुछ और दे दिए। तो सामने वाले भी बोलेगा कि भाई तुम तो उसको यूज कर रहे हो। तो जब यूज करो तो वो वारंटी हो गया। दूसरी चीज़, अगर मैं खुद मान लूँ कि वो वारंटी है, बायर को कुछ डैमेजेस हुआ, ठीक है, गुड्स से, या गुड्स डिफेक्टिव मिल गया, लेकिन वो सोचा कि ठीक है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म करना, कुछ उससे डैमेज छोटा मोटा ले लेता हूँ, तो क्या हो गया? ये वारंटी हो गया। कंडीशन वारंटी की तरह ट्रीट हो गया। और क्या, अगर लॉ कह रहा है कि इस कंडीशन को वारंटी मानिए तो आपको वारंटी मानना पड़ेगा। समझ गए बात को? इंप्लाइड कंडीशंस क्या क्या होते हैं एक गुड्स में? इंप्लाइड कंडीशंस जो कि रिटन नहीं है फिर भी, तो इंप्लाइड कंडीशंस क्या क्या हो सकता है? मर्चेंटेबल क्वालिटी के। अब आप सामान खरीदने गए तो ऐसा नहीं कि सामने वाला बिल्कुल खराब सामान आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर बिल्कुल खराब प्रोवाइड कर रहा है तो इंप्लाइड कंडीशन है कि सेलर लायबल होगा। इंप्लाइड कंडीशंस का मतलब होता है गुड्स में कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डिस्क्लोज नहीं भी किया है बायर, तो वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे फिटनेस होनी चाहिए गुड्स में, गुड्स एक फिट होनी चाहिए, और डेंजरस उसमें कोई भी गुड्स नहीं मिला होना चाहिए, वो एक प्रॉपर यूजेबल होना चाहिए, और क्या है वो एज पर डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ होना चाहिए। मतलब सिंपल कि गुड्स जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यही इंप्लाइड कंडीशंस होता है किसी भी गुड्स का। यहाँ पे बायर को जरूरत नहीं है कहने की कि मुझे अच्छा गुड्स ही दो, कोई खराब गुड्स खरीदने थोड़ा दे जाएगा। सेवियर टेम्पटर, सेवियर टेम्पटर क्या कहता है कि कुछ भी अगर गलत चीज़ सप्लाई हुई है बायर को तो उसके लिए बायर लायबल होगा। बायर को चाहिए था कि वो पहले ही इंस्पेक्ट कर ले खरीदने से पहले। ये चीज़ कहता है सेवियर टेम्पटर की बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? अगर बायर ने आकर आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि मुझे ऐसी गुड्स चाहिए और अगर आपने वैसी गुड्स नहीं दी तो सेवियर टेम्पटर काम नहीं करेगा और सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर बायर सैंपल दिया कि ऐसा गुड्स चाहिए, तो अगर आप उसको बल्क्स में प्रोवाइड कर रहे हो और अगर वो बल्क्स जो है वो सैंपल से नहीं मैच कर रही है तो सेलर से अवेलेबल होगी। और अगर मान लीजिए बायर आया और बोला कि मुझे एक अच्छा क्वालिटी के सूट चाहिए, कोई गुड्स चाहिए, और अगर सेलर को वो बोला कि ठीक है मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, आपके नॉलेज पे को मैं जानता हूँ सेलर साहब, आप अच्छा ही प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें अगर गलत प्रोवाइड करते हैं सेलर साहब तो सेलर ही लायबल होंगे। उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस पे ये डिपेंडेंट थे बायर साहब, तो इस केस में कौन लायबल होगा? इस केस में भी अगर गलत प्रोवाइड किया तो सेलर लायबल होगा। अब पासिंग ऑफ रिस्क एंड प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। अब मान लीजिए कोई गुड्स अनसर्टेन है, ठीक है, पहले तीनों टाइप की बात करते हैं। अनसर्टेन गुड्स है तो पहले उसको सर्टेन किया जाएगा, फिर उस पर सर्टेन करने के बाद उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा, फिर उस पर एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट ऑफ सेल, जिसमें बायर सेलर दोनों एग्री करेंगे हाँ भैया सामान को ले जाओ तुम, और उसके बाद सेल होगा। तो जैसे ही वो लोग दोनों डिस्कस कर लेते हैं, एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, और जैसे वो पेमेंट कर देता है तो रिस्क उसके पास हो जाता है। या फिर ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर दोनों ने डिसाइड कर लिया कि रिस्क जो है वो पास हो गया है तो बायर के पास वो रिस्क पास हो जाता है। लेकिन उससे पहले वो डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए और सर्टेन होनी चाहिए। वैसे अगर फ्यूचर गुड्स है तो उस पर कैसे बनेगा? तो फ्यूचर गुड्स को पहले उसको एक डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा, सर्टेन उसको भी किया जाएगा, और उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल होगा, मतलब दोनों एग्री करेंगे, प्राइस ऐसा फिक्स करेंगे, उसके बाद रिस्क पास होगा बायर को।
इस तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी पास होता है। तो मतलब समझिए कि रिस्क या फिर ऑनरशिप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो कि सर्टेन है, कुछ लोग अभी कुछ गुड्स अभी प्रेजेंट रहती है, कुछ गुड्स अभी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब वो आ जाएगा तब उस पर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, और जो अभी है तो इस पर तो सीधे फाइनली बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताना है। रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल ये होता है कि मैंने कुछ कंडीशन डाल रखा है कि देखो भाई ये कंडीशन तुम जरूर फुलफिल करना, वरना मैं राइट यूज कर लूंगा जो भी गुड्स तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इस राइट्स को अपने पास रख लूंगा, मतलब इस गुड्स को अपने पास रख लूंगा, तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। ये होता है रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल। आप डिस्पोज करने के कुछ कंडीशन डाल रखे कि ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी गुड्स तुम्हारे पास जाएगा, ठीक है। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। देखिए जो ऑनरशिप होता है किसी भी गुड्स में, उसी के साथ रिस्क पास होता है। मतलब सिंपल है, अगर मैं सेलर हूँ, गुड्स मेरे पास ही है, लेकिन मैं ऑनरशिप पास कर चुका हूँ, पेमेंट ले लिया हूँ या जो भी हो, लेकिन मैं ये कह चुका कि मालिक तुम हो बायर को, तो अगर इस केस में अगर गुड्स खत्म होती है तो लायबल कौन होगा? बायर होगा, उसको अपना गुड्स लेकर चले जाना चाहिए था। वैसे दूसरी केस, अगर मैं गुड्स ट्रांसफर कर चुका हूँ सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे बायर को, और अगर वो गुड्स डैमेज हो चुके हैं, रिस्क अभी या ऑनरशिप अभी पास नहीं हुआ है सामने वाले बायर को, और अगर वो डैमेज हो जाते हैं, उसके लिए कौन लायबल? मैं लायबल। तो सिंपली जिसके पास रिस्क वो होगा रिस्पॉन्सिबल। अगर मैंने उसको ट्रांसफर किया किसको? गुड्स को एजेंट के पास, और किसका एजेंट? बायर का एजेंट, और बायर उस सारे गुड्स को रख चुका है, और बाद में अगर वो चीज़ें डैमेज खत्म हो गई तो रिस्क तो पास हो चुका है बायर के पास। बायर ले या उसका एजेंट ले, दोनों एक ही ट्रीट किया जाता है। तो ये क्या हो गया? उसमें बायर लेवल होगा, सेलर लेवल नहीं होगा। बोल रहा है कि नॉन ऑनर्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल। मान लीजिए क्या होता है, मैं ऑनर हूँ किसी चीज़ का, अगर मैं आपको दूंगा तो आप कहते हो कि हाँ ये तुम्हारा चीज़ था, तुमने ऐसा दिया। दूसरी भी चीज़ है, केसेस क्या है कि तीसरा पार्टी भी आपको देगा तो आपको माना जाएगा कि रियल टाइटल मिला है, मतलब असल में आप मालिक हो। मतलब समझो आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हो, ठीक, तो गुड्स डायरेक्टली तो फ्लिपकार्ट वाला आपके पास आकर नहीं दे रहा, उसका मालिक किससे भेज रहा है? कुरियर वाले से। तो कुरियर वाला क्या ऑनर होता है उस गुड्स का जिसका आप ऑर्डर करते हैं? नहीं। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का केस है कि थर्ड पार्टी भी आपको रियल ट्रांसफर कर सकता है, उसका आपको एग्जाम्पल देना है कि वो नॉन ऑनर होता है। जैसे कुरियर वाला हो गया, पोस्टमैन हो गया, कोई एजेंट हो गया। तो ऐसी जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें रियल ट्रांसफर हो जाता है टाइटल। राइट ऑफ सेलर्स अगेंस्ट द गुड्स एंड बायर। क्या क्या इसके पास राइट्स है और कब ये राइट्स खत्म हो जाएंगे? तो देखिए सेलर के पास क्या क्या राइट्स है गुड्स के पास, कि गुड्स को वो परचेज कर सकता है। अगर वो अनपेड है या कुछ लग रहा है कि उसको बायर पे नहीं करेगा, तो अगर वो गुड्स जा रहा है उसके पास से, तो उस गुड्स को इन ट्रांजिट रोक सकता है, यानी कि राइट ऑफ ट्रांजिट उसके पास होता है। दूसरी चीज़, अगर गुड्स अभी वहाँ पे नहीं गया, गुड्स इसी के पास है और उसको लग रहा है कि बायर जो कॉन्ट्रैक्ट करके गया वो पेमेंट नहीं करेगा, तो राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा और यहीं पे गुड्स रख लेगा। अब ये राइट्स चल कब जाते हैं? मान लीजिए राइट ऑफ स्टॉपेज तब चला जाएगा जब जैसे ही गुड्स जो है वो स्टॉपेज से कि एजेंट के पास या फिर एक्चुअल में उसके बायर के पास जा चुका है, मतलब एजेंट ऑफ बायर या फिर बायर हिमसेल्फ अगर उसको रिसीव कर लिया है, तब आपके पास राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं बच जाता। और राइट ऑफ लीन कब आपके पास नहीं रहता? जैसे ही आपके पास से गुड्स जा चुका है तो आपके पास राइट ऑफ लीन नहीं रहता, भले वो ट्रांजिट में ही क्यों ना हो। अब सुनिए बायर्स के पास क्या क्या राइट्स है अगेंस्ट सेलर्स। तो बायर क्या कर सकता है? सामने वाले सेलर अगर कुछ गलती किया तो उस पर स्यू कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर नहीं किया सेलर तो उसके लिए वो केस कर सकता है। अगर गुड्स डिफेक्टिव प्रोवाइड किया उसके लिए केस कर सकता है। कैंसिल भी कर सकता है अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है तो। टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है आपको पता है? म्यूचुअल एजेंसी होती है, प्रॉफिट शेयरिंग होती है, और दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, ये होता है टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप में आपको पढ़े होंगे कि एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, और म्यूचुअल एजेंसी मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा और बहुत सारे लोग रहेंगे, और म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे के लिए लायबल भी। अगर मैंने कुछ गलती की और मैं पार्टनरशिप में हूँ तो मेरे साथ जो पार्टनर है वो भी लायबल हो जाएगा। तो ये होता है पार्टनरशिप का टू टेस्ट 3-4। पार्टनरशिप वैसेस कंपनी आप डिफाइन कर सकते हैं, वैसेस एनपीओ आप डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली आप कर सकते हैं जिसमें कर्ता को पार्टनर्स ये सबको डिफाइन कर दीजिएगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर जिसमें आप लिख सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर जो कि एक्टिवली इंगेज नहीं रहता है, और स्लीपिंग पार्टनर इंगेज नहीं होता तो इसलिए वो लायबल नहीं होता। एक्टिव पार्टनर जो कि हमेशा लायबल होते हैं, वो हमेशा इन द बिजनेस कोर्स वो रहते हैं। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, तो होल्डिंग आउट वैसे पार्टनर्स होते हैं जो एक्चुअल में पार्टनर्स तो नहीं होते, लेकिन इनको पार्टनर्स शो किया जाता है ऐसा कि ये पार्टनर्स हैं और वो हो जाते हैं पार्टनर्स। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ एबीसी का, पार्टनरशिप फर्म है, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं पार्टनर नहीं हूँ, और अगर वो सामने वाले सभी पार्टनर्स गए या कोई एक पार्टनर गया सप्लायर के पास लेने सामान, मैं भी गया उसके साथ, और सामने वाला बोल दिया कि मुझको ये सामान सप्लाई कर दो, तो सप्लायर साहब बोले कि अकेले हो तुमको कैसे दे दे, तो वो बोल देता है कि ये भी पार्टनर ही है, मतलब मुझे भी वहाँ पे पार्टनर ही इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर मैं पार्टनर नहीं हूँ और मुझको पार्टनर इंक्लूड किया जा रहा है, वहाँ पे बताया जा रहा है, और मैं चुपचाप हूँ, तो मैं भी पार्टनर बाई होल्डिंग आउट हो जाऊँगा। कल को कुछ दिक्कत होता है तो सप्लायर मुझ पर भी केस कर सकता है। एक्ट्स डन बाई पार्टनर्स बियॉन्ड अथॉरिटी समझ सकते हैं, एक्ट्स डन बाई पार्टनर्स बियॉन्ड द अथॉरिटी। तो क्या होता है कि आपको पार्टनरशिप में डिफाइंड रहता है किसको क्या क्या करना है। तो अगर आपने कुछ बियॉन्ड किया है उसके जाकर
और किसी थर्ड पार्टी से आपने कुछ किया और आपने बियॉन्ड किया है, मतलब जितना आपको करना चाहिए था, बिजनेस ने जितना आपको अथॉरिटी दे रखा उससे अलग हटकर आपने किया, तो उसके लिए आप पर्सनली लायबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बियॉन्ड जाकर किया लेकिन उससे बिजनेस को हेल्प हुआ है, बिजनेस के बेनिफिट के लिए आपने किया, तो ये जो है वो रियल माने जाएगा, आप लायबल नहीं होंगे, उसमें सारे फर्म्स की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन था कि जब आप फेवर में काम करते हो कंपनी के, बियॉन्ड गए हो लेकिन वो बेनिफिट के लिए बियॉन्ड गए हो, तो आप लायबल नहीं होगे, पूरा पार्टनरशिप फर्म लायबल होगा। लेकिन अगर आपने पर्सनली जो पावर था उसके बियॉन्ड गए हो और बिजनेस के लिए नहीं, वो बेनिफिशियल नहीं था, तो आप लायबल हो जाओगे। लेकिन इन सारे केसेस में अगर आउटसाइडर को पता था फिर भी आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फर्म्स लायबल नहीं होगा। सिंपल। पार्टनर्स को कैसे कैसे आप हटा सकते हो, तो पार्टनर को हटाने के लिए पहले ये देखिए कि वो कुछ मिस वर्क कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, उसको राइट चांस ऑफ बीइंग हियर दीजिए कि देखो भाई मैं तुमको नोटिस दे रहा हूँ, तुमको चांस दे रहा हूँ, बोलने का बोलना है तो बोलो, तुमको हटा दूंगा क्योंकि तुम अच्छे से काम नहीं करो। और एक विद इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, मतलब फर्म के इंटरेस्ट के साथ ही उसको हम एक्सपर्ल कर देते हैं और जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जितना प्रॉफिट बनता है उतना दे देते हैं। माइनर अगर फर्म में आता है तो क्या होता है, माइनर फर्म में आता है सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, मतलब सिर्फ वो प्रॉफिट में इंगेज होगा। अगर केस होगी तो माइनर पे केस नहीं होगा, माइनर बच जाएगा। माइनर केस करेगा तो सभी पे केस हो सकता है। और क्या कंडीशन है कि अगर ये मेजर हो गया मान लीजिए और 6 महीने के अंदर अगर उसने नोटिस नहीं दिया कि मैं यहाँ पे पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो वो माइनर ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, फर्म्स एंड पार्टनर्स लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पर्सन, यही ऊपर मैं डिस्कस किया कि अगर कोई इन दी अथॉरिटी, विद इन द अथॉरिटी ऑफ फर्म, अगर मैं पार्टनर हूँ और विद इन द अथॉरिटी ऑफ फर्म में अगर कुछ गलत कर रहा हूँ सामने वाले के साथ, तो फर्म भी लायबल हो जाएगा। अगर आउटसाइड गया मैं अथॉरिटी के, जो फर्म मुझको अथॉरिटी दे रखा है उससे बाहर गया मैं और सामने वाले के साथ कुछ गलत किया, तो उसके लिए मैं पर्सनली लायबल हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ भी गलती किया और सामने वाले को पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है इतना फर्म में, उसको पता था आउटसाइडर को, तो फर्म लायबल नहीं होगा। डिजोल्यूशंस कब कब हो सकता है, डिजोल्यूशंस के केसेस में अगर पार्टनर्स इनकेपेबल हो गए, कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, इलीगल पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है, या फिर ऐसा सीम्स हो रहा है कि नहीं इसको बंद कर देनी चाहिए, या फिर कोई टाइम के लिए बनाया था, फिक्स्ड पार्टनरशिप जो होता है फिक्स टाइम के लिए, तो अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया है, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा अचीव हो गया, तो इन सब केसेस में डिजोल्व आप कर सकते हैं पार्टनरशिप को डिजोल्व कर, पार्टनरशिप फॉर्म को। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्लस डिस्टिंक्शंस, देखिए एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। एलएलपी में क्या होता है, पार्टनर्स सामने आते हैं, उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिसाइड होता है कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, जो थोड़ा सा हेड पार्टनर होता है। सारे डिटेल्स, अपना डिस्क्रिप्शंस, अपना टोटल डिटेल्स लेकर वो लोग जाते हैं आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। वो क्या करती है, रजिस्ट्रार जो है वो सब कुछ इंस्पेक्ट करती है, सारे बुक्स देखती है और सारा ये भी देखती है कि इसका नाम जो है वो एक्चुअली में सही है कि नहीं, और कंपनी के नाम डिसाइड करके, जैसा वो नाम बाकी पार्टनर्स सजेस्ट करते हैं, गिवन रहता है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स में, उसमें एलएलपी लगा देता है और वो दे देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, जाइए आप लोग काम कीजिए। अब डिस्टिंक्शंस मतलब समझिए कि बाकी चीज़ों से ये डिफरेंट कैसे है, जैसे फर्म से कैसे डिफरेंट है एलएलपी, कंपनी से कैसे डिफरेंट है, इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा एलएलपी से नहीं पूछता। अगला, सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी, ये क्या कहता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग होते हैं कंपनी से। अगर कंपनी ने कुछ गलती की है और आप उसके शेयर होल्डर्स हैं तो आप लायबल नहीं होंगे। ठीक, लेकिन और इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट विल थ्योरी, मतलब आप लायबल नहीं होंगे और कंपनी ने कुछ गलती की है तो। लेकिन अगर आपने कंपनी बनाई और कंपनी में कुछ इलीगल काम करने के लिए बनाई तो आप लायबल हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पे बहुत सारे सब्सिडरी बनाए हैं ताकि सारे इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उस पर टैक्स कम लगे, आपका बच जाए, तो इस केस में क्या हो गया, ये भी लीगल पर्पस है, इसके लिए भी आप लायबल हो जाएंगे। मतलब कंपनी तो लायबल होगी, आप भी लायबल होंगे, दोनों बंद, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाती है। और क्या क्या केसेस था, अगर इलीगल पर्पस के लिए आप बना रखें, आपका ऑब्जेक्टिव गलत है, तो ये सारे केसेस में आप और कंपनी दोनों ही लायबल हो जाएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाता है, कॉर्पोरेट विल थ्योरी खत्म हो जाता है, जो कहता था कि पार्टनर्स अलग हैं, मेंबर्स अलग हैं और कंपनी अलग है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, मान लीजिए एक बिजनेस है, तो बिजनेस के साथ आप डील कर रहे हैं, तो बिजनेस के जिस कंपनी के साथ आप डील कर रहे हैं, तो कंपनी का एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो एक पब्लिक नोटिस होती है जो कंपनी के बाहर लगी रहती है, उसमें लिखा रहता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कितना पैसे ले सकती है, क्या क्या कर सकती है। तो अगर आप उसके बेसिस पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सामने वाले के साथ और सामने वाला उस मेमोरेंडम से बियॉन्ड जाकर आपसे पैसे लिया, मान लीजिए कंपनी मैक्सिमम 50,000 उसमें मेमोरेंडम में मेंशन है कि वो पैसे लेगा, ठीक, मेमोरेंडम में मेंशन है, और आपने उसको 60,000 सप्लाई किया, तो बाद में अगर वो कंपनी आपको पे नहीं कर रहा है तो कोर्ट भी आपको एक भी 50,000 से ज़्यादा नहीं दिलवा पाएगा। कोर्ट बोलेगा कि मेमोरेंडम में लिखा है 50,000 और मेमोरेंडम जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, तो भाई जब मेन ऑब्जेक्टिव है और वो लिखा है बाहर, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मैं मानता हूँ तुम वो देख लिया होगा, ऐसा कोर्ट कह देगा। यानी कि तुम 50,000 देखा था, तुमने जानबूझकर 60,000 दिया, तो तुम भुगतान नहीं दे रही कंपनी, तो मैं क्या करूँ।
एनपीओ एक सेक्शन 8 कंपनी होती है जिसको रजिस्टर किस लिए किया जाता है, ताकि वो चैरिटेबल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए फ्रीली वो काम करे, कोई भी डिविडेंड अपने पार्टनर्स को ना दे, किसी को कुछ ना दे। अब नहीं दे तो लोग फ्री में थोड़ी ना काम करेंगे। तो देखिए क्या होता है, वहाँ पे जो एनपीओ होता है वहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट आती है, डोनेशन आती है, जिसके बेसिस पे सारे पार्टनर्स फ्रीली काम करते हैं, सारे मेंबर्स उसके, ठीक है। अगर ये अपने बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव जाती है, मान लीजिए उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए बिजनेस करना था सॉरी, चैरिटेबल पर्पस के लिए उसको काम करना था, फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड करना था, और अगर वो पर्पस हटा दिया, मतलब बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव चले गए वो लोग, अब वो लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें या प्रॉफिट शेयर करने की कोशिश करें, तो इस केस में क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, लाइसेंस छीन लेगी और बोलेगी कि जाओ भाई तुम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ। अब इससे घाटा क्या होगा, अब आप सोच रहे हो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा, अब तो वहाँ पे उसको अर्निंग भी होगा। भाई प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा तो डोनेशन उसको नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी का जो लाइसेंस है वो तो रद्द कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सब नहीं मिलेगा उसे, जो कि उसको फ्रीली पहले मिल जा रहा था। ओपीसी 1% कंपनी होता है जिसमें एक ही मेंबर होता है, नॉमिनी एक रखता है वो, जो अगर मर गया ओपीसी तो उसके बिहाफ पे, या फिर जो 1% था वो मर गया मेन मेंबर, तो नॉमिनी उसके बिहाफ पे काम करेगा। कन्वर्ट ये सिर्फ कोई भी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो अगर पार हो जाता है तो, और ये एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिस कंपनी में बाहर वाले कंपनी का मोर देन 50% शेयर्स हो, 50% से ज़्यादा शेयर्स मेरे में अगर किसी ने होल्ड कर रखा है तो मैं सब्सिडरी हूँ और वो मेरा होल्डिंग हो गया, सिंपल। और एसोसिएट कंपनी में तब हो जाऊंगा जब मेरा 20% से ज़्यादा शेयर सामने वाला हेल्ड कर रहा हो, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वही हेल्ड कर रहा हो दूसरी कंपनी, एक कंपनी में, तो वो एसोसिएट कंपनी। डॉक्ट्राइन ऑफ इंड्योर मैनेजमेंट क्या कहता है कि मान लीजिए ऊपर तो देख रहे थे कि आउटसाइडर्स को कहा जाता है कि देखो तुम अगर कंपनी के साथ ऑब्जेक्टिव वहाँ पे गिवन था मेमोरेंडम में, और तुम उसके अकॉर्डिंग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, और अब वो तुम बियॉन्ड किए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लिखा था उससे बियॉन्ड तुम गए, तो तुम ही लायबल हो गए, तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आप कंपनी के पास गए और कंपनी के पास अब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि पब्लिकली बाहर छपा रहता है, लेकिन एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को दिखाता है कि किसके पास कितना पावर है। एक तो देख रहे थे कंपनी के पास कितना पावर है, तो 50,000 लेने का, और मैंने 60,000 दे दिया, तो बोलेगा कोर्ट कि देखो तुमने ज़्यादा दे दिया तो तुम लायबल हो गए, क्योंकि वहाँ पे साफ लिखा हुआ है। लेकिन जो इंटरनल्स बुक्स हैं वो तो मैं नहीं जान रहा, तो अगर मान लीजिए मैं कोई एडवांस पैसे लिया कंपनी से, बाद में मैं पे करने गया, तो कोई भी कंपनी का मेंबर या फिर कोई इंप्लॉय ले लिया पैसा मुझसे, और बाद में कंपनी करे कि देखो नहीं नहीं तुमने तो मुझको नहीं दिया, तो मुझको दो, तो मैं कह सकता हूँ कि देखो भाई सामने वाले को अथॉरिटी था या नहीं था वो तो आपका इंटरनल अफेयर है। अब मैं कंपनीज के साथ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं था, मैं तो आपके पास बेस किया परचेज सेल करने का, यानी कि इंटरनल जो भी आपका पावर है उससे मुझको कोई लेना देना नहीं। मैंने अगर कंपनी के किसी भी मेंबर को पे किया तो वो मान लिया जाएगा कि मैंने कंपनी को ही पे किया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि आउटसाइडर यहाँ पे लायबल नहीं होगा, आउटसाइडर किसी को भी पे कर सकता है कंपनी के अगर वो मेंबर है तो, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कितना पावर किसके पास है। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है मेन पावर कंपनी का वो तो पब्लिक नोटिस होता है, ठीक है, वो तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट किए तो आप लायबल बियॉन्ड गया तो। लेकिन अगर आप कंपनी के इंडोर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किए, कोई परचेज सेल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो उसमें अगर आप पे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे साथ गलती, तुम किसी और को दे रहे हो या ये वो, नहीं, आप जो पे करोगे उसको मान लिया जाएगा कि आपने कंपनी को ही पे कर रहा है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर आपको पता है आप पे करने जा रहे हो कि इस आदमी, ये जो आदमी है कंपनी का, ये जो है मुझे पता है पूरा श्योर हूँ मैं कि ये पेमेंट नहीं ले सकता, फिर भी मैं उसको दे रहा हूँ, तो इसके लिए कौन लायबल हो जाएगा, मैं लायबल हो जाऊँगा, आउटसाइडर हूँ तो भी। दूसरी केस मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये पैसे नहीं ले सकता, इसको इतना अथॉरिटी नहीं है, फिर भी मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको पेमेंट कर दिया, तो वहाँ पे भी मैं लायबल हो जाऊँगा, कंपनी लायबल नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं, मुझे पता था, एक श्योर थे, ठीक है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी था मुझको कि हाँ इसको नहीं देना है, फिर भी मैंने दे दिया, फिर कन्फ्यूजन था कि इसको नहीं देना है उसको नहीं देना है, फिर भी मैंने दे दिया, तो इस केस में भी मैं लायबल हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सस्पिशियस क्रिएट हो गया। या फिर अगर फॉर्जरी करने के लिए, फॉर्जरी के केस में मैंने ये पे किया ताकि फॉर्जरी किया जा सके कंपनी के साथ, तो कंपनी लायबल नहीं होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, जब कंपनी कुछ भी अगर काम अपने ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाती है, जैसे मैं देखा था कि 50,000 उसका ऑब्जेक्टिव था मेन पैसे लेने का, अब वो 60,000 ले लिया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अल्ट्रा वायर हो गया। लेकिन इसके लिए हम कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कंपनी को तो लायबल करेगा पर्सनली, लेकिन कंपनी जो है वो आउटसाइडर्स के लिए पूरी तरीके से लायबल नहीं होगी, वो अपने ऑब्जेक्टिव में जितना मेंशन है उतने के लिए ही लायबल होगी। क्लाउजेज ऑफ मेमोरेंडम अब जाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लाउज, लायबिलिटी क्लाउज और एसोसिएशन ऑफ क्लाउज, बहुत सारे क्लाउजेज हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वो पॉइंट्स बस खत्म हो, आपका हो गया पूरा। फिर से आप देख सकते हैं, बैक कर लीजिएगा, पूरा आप देख लेंगे, पूरी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 1 सेकेंड, नाम टेकिंग योर क्वेरी, और लगभग हाँ 40 मिनट हो गया यार, 30 मिनट लिखा था। नोट मेकिंग सजेस्टेड से अलग हो सकता है भाई, एलएलपी इंडियन कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता, हो जाऊंगी पास, हो जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं, आप बीसीआर अच्छे से कर लेना। एंड मैंने सिर्फ समझे याद नहीं किया तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या है सर, लॉ में इतना करके गए तो पास, हम बिल्कुल पास हो जाइएगा, इतना मैं पूरा मेजॉरिटी ऑफ चीज़ कवर कर चुका हूँ। भैया बता दो क्या करूँ मैं, एकलव्य सेम गरिमा
इंडियन कॉन्ट्रैक्टर और एलएलपी छोड़ दिया है। अरे भाई एलएलपी तो आसान है, उसमें क्या होता है, एक पूछता है क्वेश्चन कि इनकॉर्पोरेट कैसे होता है, तो उसको देख लीजिएगा कि सामने सारे पार्टनर्स जाते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, अपना नाम डिटेल हर चीज़ लेकर आरओसी के पास, आरओसी उसको लेता है और बाद में उसका नाम और लीगल सारे एविडेंसेस लेकर एलएलपी का मतलब एक उनको अलाउ कर देता है, इनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, फिर वो एलएलपी हो जाती है। मैं ऐसी ऐसे होगा किया, अरे भाई तो मेजोरिटी तो कर चुके हैं सानिया अग्रवाल जी। हाँ मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्योंकि आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कर चुके हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर चुके हैं, तो बाकी कंपनी ये सब तो कंपनी के बेसिस पे भी आप पढ़कर जाएंगे जैसे अकाउंट्स में, तो भी हो सकता है। एलएलपी भाई कर लो। और सुनिए, मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्टर एलएलपी छोड़ दिया है और बाकी सारे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, बीसीआर डन बट टेंस नहीं आते, टेंसेज नहीं आते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। लॉ टिप्स, कोई दिल्ली से है, तेजस भटनागर, ये इंस्टा है क्या? हाँ भाई दिल्ली से है कोई, ओ ठीक है। तो ये टोटल चीज़ें मैं डिस्कस कर लिया, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या टॉपिक्स थे, फिर से क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ का देख लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, वैलिड एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन क्या क्या होते हैं, चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस देख लीजिएगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, माइनर्स का पार्टिसिपेशन इन एग्रीमेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, सर्कमस्टांसेस क्या क्या हैं जहाँ पे साइलेंस जो है वो फ्रॉड हो जाएगा या फिर नहीं भी होगा, एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी देख लीजिए, एक्सेप्शंस टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और लाइबिलिटी ऑफ